नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। आज की क्लास में बच्चों हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अपना क्वेश्चन ये है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। अगर आप लेंस के अपर हाफ को आप ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो इमेज पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बच्चों, इमेज तो बनती है लेकिन जो इमेज बनेगी उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो कम होने वाली है, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइट रेज हैं वो कम मीट करेंगी और जो ब्राइटनेस होगी वो होने वाली है यहां पर कम। तो यहां पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अपना ऑप्शन, एक बार पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी 1/2 ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ड्यू टू कंप्लीट लेंस। नो, द इमेज ऑफ द अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कुछ नहीं है। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, इमेज तो बनती है लेकिन ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है। द लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज विल नॉट फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। इमेज तो बनेगी, भले ही जो अपर हाफ से आने वाली रेज हैं वो नहीं आएंगी लेकिन इमेज बनेगी। ब्राइटनेस इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि यहां से जो रेज पास होनी थी, जिन पर ब्लैक पेपर रैप कर दिया है जिस पोर्शन पर, वो अब जाकर कहीं मीट नहीं करेगी, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी लेकिन इमेज तो बनती है। क्योंकि हम दूसरे रूल्स ले सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई रे जो है वो F1 से पास होगी तो वो पैरेलल ही जाएगी, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर O से पास होगी तो वो भी, तो कहीं ना कहीं तो रेज मीट करेंगी, इमेज तो बनेगी लेकिन ब्राइटनेस कम हो जाएगी वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है आपको 3/2 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो दिया गया है 4/3। हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑलवेज। ये क्या है, G का मतलब है ग्लास, A का मतलब है एयर, W का मतलब है वाटर और A का मतलब है एयर। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसकी वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होती है बच्चों, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ इसकी होती है रिवर्स रिलेशन। अगर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे ले रहे हैं तो फॉर्मूले में जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर उसको ऊपर लिया जाता है और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास उसको नीचे लिया जाएगा। ये हमारे पास आ गया है एक, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। यहां पर भी जो रिलेशन हो जाएगा स्पीड के साथ वो हो जाएगा C/VW। तो VW क्या है बच्चों, यहां पर जो VG है यहां पर लिख देते हैं, VG का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन मीडियम ग्लास, और VW क्या है बच्चों, VW का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और C क्या होता है बच्चों, C तो हमें पता है, C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है वो अपना होता है बच्चों रिवर्स रिलेशन में, किसके साथ, इनवर्स रिलेशन में होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। अब यहां पर आपसे पूछा गया है बच्चों, आपको यह बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में वो है अपनी 2 × 10⁸ आपको यह पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट बताइए कितनी होगी इन वाटर, तो इसको यूज कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगी अपनी बच्चों कितनी, कितना हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸ अपॉन 4, मतलब 9/4 × 10⁸। ठीक है, ये आ जाएगा अपना आंसर। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर A। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी जो रिलेशन होती है स्पीड के साथ वो होती है रिवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन में होता है। तो यहां पर इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज 9/4 × 10⁸। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 4/3 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके वाटर का,
यहाँ पर c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो है 3 × 10⁸ और ये चीज हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली गई है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होगी, और ये हमने सॉल्व कर लिया है। इस VW को ऊपर ले गए हैं, इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और 4 आ गया है नीचे। ठीक है, तो आंसर बन गया अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, at what distance from the convex lens should an object be placed to get an image of same size as that of the object on a screen? अगर आपको सेम साइज की इमेज चाहिए स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर का क्या मतलब है, स्क्रीन के ऊपर का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज की अगर आपको इमेज चाहिए, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो आपसे ये पूछा गया है कि आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे। हाँ जी, कहां रखना है ऑब्जेक्ट को, हमें पता है कि मैम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, आई थॉट की लेंस की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, या फिर उसी को बोलते हैं बच्चों 2F1। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2F1 पर होता है या C1 पर होता है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है 2F2 पर या फिर C2 पर, और वो होती है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की। वही आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे ताकि आपको स्क्रीन पर रियल इन्वर्टेड इमेज मिले और सेम साइज की मिले। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा 2F1। बियॉन्ड twice the focal length of the lens, no. At the principal focus of the lens, no. At twice the focal length of the lens, exactly. हमें पता है बच्चों यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O और F1 या फिर ऑप्टिकल सेंटर O और F2 का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अपना फोकल लेंथ। ये वाला डिस्टेंस भी होता है फोकल लेंथ। ये सारे के सारे जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो आपको यही पूछा गया है एट twice the focal length of the lens। इसका मतलब आपको ये बोला गया है कि आपको अपना ऑब्जेक्ट जो रखना है वो रखना है 2F पर। तो 2F क्या है, C1 पर रखिए ऑब्जेक्ट को। इमेज कैसी मिलेगी, जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की एट C2 बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड द प्रिंसिपल फोकस O। नहीं बच्चों ये नहीं है, ठीक है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। An object is placed in front of the convex mirror at infinity। ध्यान से सुनिए, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, और जो अपना ऑब्जेक्ट है यहां पर ये हो जाएगा पोल। जो ऑब्जेक्ट है उस, मान लीजिए कैंडल है, उसको रखा गया है इंफिनिटी पर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ द फोकल लेंथ। आपको पूछा गया है बच्चों कि जो फोकल लेंथ है उसका साइन क्या होगा, F का साइन पूछा गया है, एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस मतलब V, साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस V इन दिस केस R। आपको F और V का जो है वो साइन बताना है क्या होगा। हमें पता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहां पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर कहीं होगा प्रिंसिपल फोकस, और जो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का अपना डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ यानी स्मॉल f। तो हमें पता है अगर पोल से हम देखते हैं राइट साइड पर, पोल से राइट साइड पर जितनी भी चीजें आती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट साइड पर जो होते हैं डिस्टेंस वो होते हैं अपने नेगेटिव। तो यहां पर जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी पॉजिटिव। और बच्चों अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, हमेशा इमेज बनती है डिमिनिश्ड, erect and virtual and always formed behind the mirror, behind the mirror। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज बनेगी एट फोकस। इसका मतलब यहां पर इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इमेज यहां पर बनेगी इस पॉइंट पर तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी यहां पर हो जाने वाला है अपना पॉजिटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और इमेज डिस्टेंस जो है वो भी पॉजिटिव है। तो आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहां पर। ठीक है, बहुत केयरफुली देखना है, लेंस दिया है, मिरर दिया है, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो पढ़ लीजिए दोबारा से केयरफुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है बच्चों और ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो ऑब्टेन करना चाहता है
इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज हमें पता है, इरेक्ट इमेज जो होती है वो होती है अपनी वर्चुअल, ठीक है। और यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, जो फोकल लेंथ यहां पर दिया हुआ है बच्चों इस मिरर का, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है यहां पर फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां पर सब कुछ नेगेटिव होगा क्योंकि सब कुछ कहां है, सब कुछ पोल के लेफ्ट साइड पर है। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, यहां पर फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बोली गई, आपको पता है कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बच्चों कब मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही बार मिलती है जब मैम ऑब्जेक्ट रखा होता है यहां पर फोकस एंड पोल के बीच में। तो हमें इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बच्चों कहां मिलती है, मैम मिलती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में कहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये डिस्टेंस पोल और प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो 10 के बीच बीच में 10 से कम डिस्टेंस पर आपको क्या रखना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तभी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलने वाली है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर आंसर ढूंढ लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा यहां पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, लेस देन 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा हुआ है, तो क्या होगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब बिटवीन एफ एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पोल 10 सेंटीमीटर, नो वो तो इंफिनिटी पे बनेगी। बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये सारे केसेस हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं। हमें पता है जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में, इसका मतलब जब फोकल लेंथ से कम पर ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो लेस देन 10 होगी, तभी हमारी बनने वाली है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 ओके विद अ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर में हमें चाहिए, कौन सी, कॉनकेव मिरर की हेल्प से +2 मैग्निफिकेशन चाहिए, ये सवाल है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बच्चों 60 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी, आपसे यू पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट कहां होगा। हमें पता है यहां पर अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो यहां पर सब कुछ नेगेटिव है बच्चों। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है क्वेश्चन में -60 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर होगा C, यहां पर होगा F और ये पॉइंट है अपना पोल, ठीक है। और ये डिस्टेंस होती है बच्चों R। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पोल से लेफ्ट साइड में है ये सारे डिस्टेंस, इसलिए सब होंगे नेगेटिव में। इसलिए बच्चों फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या होती है, हमें पता है मैम R = 2F। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ये बात पता चल गई है। मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है, देखिए मैग्निफिकेशन से क्या चीज निकाल सकते हैं बच्चों, मिरर की बात कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल साफ होनी चाहिए किसकी बात हो रही है। मिरर में हमें पता है कि अगर मिरर में हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन है वो होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर होती है -v/u, ठीक है बच्चों। और यहां पर हमें मैग्निफिकेशन दी गई है +2v-2। इसका मतलब अगर हम यहां पर v की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो v आ जाता है -2u। ये हमारे पास आ गया है बच्चों v और ये हमारे पास आ गया है f। तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम u सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हमें पता होना चाहिए, हमें यूज करनी आनी चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे। आपको -60 सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, उससे आपने यूजिंग R = 2F से आपने फोकल लेंथ सॉल्व कर ली, फोकल लेंथ पता चल गई। मैग्निफिकेशन दी हुई है, मैग्निफिकेशन को यूज करके आपने V सॉल्व कर लिया है इन टर्म्स ऑफ U। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला होता है अपना 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए सारे के सारे। ये हो जाएगा बच्चों 1/v, क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा -1/2u। यहां क्या हो जाएगा बच्चों 1/u को 1/u ही ले लेते हैं, और ये हो जाएगा अपना -1/30, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा 2u
-1 + 2 = -1/30 और यहां पर आ जाने वाला है 1/2u। u को 4 नहीं समझना है बच्चों, ये ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। और यहां पर जो u है मैं यहां सॉल्व कर देती हूं। u विल बी बच्चों क्या, u विल बी अपना -15। u क्या आ जाएगा, u आ गया है बच्चों यहां पर अपना -15। तो बहुत ही केयरफुली चीजों को करना है। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी -15। क्या क्या है ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी आता है और यही सेम क्वेश्चन बच्चों हमें आ सकता है बड़े क्वेश्चंस में, वहां पर पूरा करके दिखाना होगा। करना तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर ज्यादा मेहनत है 1 मार्क्स के लिए। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 तो आपको पता है -60 होगा कॉनकेव मिरर के केस में। वहां से हमने यूजिंग r = 2f से फोकल लेंथ निकाल लिया है। मैग्निफिकेशन दी हुई है +2 से हमने वहां पर मैग्निफिकेशन का u और v के साथ जो रिलेशन होता है वहां से हमने सॉल्व कर लिया है v इन टर्म्स ऑफ u। उस -2u को हमने पुट कर लिया है अपने मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। -1 ये सब पुट करके वैल्यूज हमने यहां पर u की वैल्यू जो सॉल्व कर ली है वो आ गई है हमारी -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो होगा -15 सेंटीमीटर यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन टॉर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड एज। बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, हमने थ्योरी में इसको डायरेक्ट पढ़ा हुआ है। हमें पता है जब हम बात करते हैं सर्च लाइट इंजन की और हम इनमें कौन सा मिरर यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो होता है उसके फोकस पर रखा जाता है बल्ब इस तरीके से। ये है यहां पर रिफ्लेक्टर का रिफ्लेक्टर होता है कॉनकेव मिरर और यहां पर उसके फोकस पे रखा जाता है बच्चों क्या, बल्ब बना लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये हो गया है बल्ब और यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से इस तरीके से निकलती हैं बहुत सारी रेज जो इस तरीके से रिफ्लेक्टर को स्ट्राइक करती हैं और यहां से जाने वाली हैं पैरेलली। ये कुछ ज्यादा ही हवा में चली गई हैं, इनको सीधा कर लेते हैं। देखिए ये रेज कैसे जाएंगी, इस तरीके से पैरेलल, है ना। बहुत सारी पैरेलल रेज जाएंगी और दूर दूर तक हमें हेल्प होगी देखने में। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर नो, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, एग्जैक्टली बहुत पास में या बस फोकस पे ही रखेंगे। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर नो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर नो। हमें पता है अगर हम बात करते हैं टॉर्च लाइट्स की या फिर हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स की तो हम जो बल्ब है उसको रखते हैं प्रिंसिपल फोकस एफ के ऊपर। प्रिंसिपल फोकस एफ से जो रेज निकलती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्टर को स्ट्राइक करेंगी। रिफ्लेक्टर जो है वो होगा कॉनकेव मिरर और वो सारी की सारी इन रेज को कर देने वाला है पैरेलल। तो यहां पर जो बीम निकल कर आएगी रेज की वो होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर both have a focal length of -15 सेंटीमीटर then it may be concluded that, देखिए अगर कोई लेंस है और कोई स्फेरिकल मिरर है और दोनों की ही जो मैग्निफिकेशन जो फोकल लेंथ दी हुई है वो दी हुई है माइनस में। हाँ जी हमें पता है बच्चों अगर हम बात करते हैं अपने कॉनकेव मिरर की और अगर हम बात करते हैं यहां पर कॉनकेव लेंस की, है ना, अगर कॉनकेव लेंस की बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं यहां पर कॉनकेव मिरर की तो दोनों केसेस में ही जो अपनी फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर कॉनकेव, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्यों है यहां पर नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है यहां पर डिस्टेंस नापते हैं पोल से और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर के फ्रंट में लाई करता है और ये डिस्टेंस होता है बच्चों फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि मैम ये पोल के लेफ्ट साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में होने का मतलब है नेगेटिव। यहां पर भी ऐसा ही होगा। ये कॉनकेव लेंस है बच्चों, यहां पर खिचड़ी पक गई है, ठीक है। चलो इसको नीचे बना लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको यहां पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हो गई है अपनी
कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का जो पहला सरफेस है उसका सर्कल होता है इस तरीके से कंप्लीट, है ना। ये क्या है, ये है C, ये है अपना F। तो यहां पर F1 एंड C1, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस नापते हैं वो नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पर ये हो जाएगा अपना फोकल लेंथ, तो यहां पर भी हो जाने वाला है नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर भी नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे अपना कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है। ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, होंगे गलत क्योंकि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है बच्चों, वर्चुअल, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, ऑब्जेक्ट तो हमेशा फ्रंट में ही रखना है। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोल रहा है अगर जो साइज है इमेज का वो 1/2 है, देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ऑप्टिकल डिवाइस वुड बी। हाँ जी, इसका मतलब कैसी इमेज है बच्चों, यहां पर जो इमेज है वो है अपनी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में होगी छोटी। मान लीजिए इसको HO लिख लेते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है और उससे जस्ट हाफ है आपकी इमेज की हाइट, इसका मतलब डिमिनिश्ड है। अब डिमिनिश्ड कौन से मिरर में बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और साथ में डिमिनिश्ड। हमें पता है कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट तो बनती है, लेकिन वो तो होती है अपनी कैसी बच्चों, मैग्नीफाइड, वो तो एनलार्ज इमेज होती है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर आंसर हो सकता है। प्लेन मिरर में कभी भी डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनती है, उसमें वर्चुअल इरेक्ट तो बनती है लेकिन वो बनती है सेम साइज की, इसका मतलब यहां पर ये आंसर भी नहीं होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल इरेक्ट बनती है लेकिन वो बनती है अपनी मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है एंड दैट विल बी डिमिनिश्ड इन इट्स साइज, ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन का क्या मतलब है, स्क्रीन का मतलब है बच्चों जो इमेज होने वाली है वो होगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड, प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ऐसा कुछ है यहां पर मुझे लग रहा है कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ये। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऐसा होता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, स्क्रीन पर बनती है, एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। अगर ऑब्जेक्ट होगा इस साइड पर बच्चों तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनती है ऑपोजिट साइड पर स्क्रीन के ऊपर। ये है अपनी स्क्रीन, ये बनेगी इमेज और ये होगी अपनी ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिवाइस ए इज, देखिए एक बार देख लेते हैं बच्चों, वैसे आंसर विल बी कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में कभी ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट साइड पे नहीं बनती है, और वैसे भी ये इनमें कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है हमेशा। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव लेंस ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, इसमें रियल इन्वर्टेड इमेज तो बनती है, लेकिन रियल इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो ऑन द सेम साइड होती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे आर इन द थ्री मीडिया ए बी एंड सी। ओके, ये कोई अपना स्लैब है इस तरीके से, ठीक है, और ये यहां पर है बच्चों इंसिडेंट रे। तो आपको ये दिया गया है इफ n1 n2 n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज थ्री मीडिया, ठीक है, यहां पर आपको एक हिंट ये भी दिया हुआ है द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया वो क्या है। ग्लास स्लैब का इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता है इस तरीके से रे आती है, ये जो अपना होता है एयर होता है रेयर मीडियम, ये फिर ग्लास आ गया है, ग्लास होता है डेंसर मीडियम। तो जैसे ही लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर में आती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करती है बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से। यहां पर एंगल आई होगा और ये होगा एंगल आर, जो एंगल आर होगा वो छोटा होगा एंगल आई से। फिर बच्चों यहां पर ये दूसरा सरफेस है, दूसरे सरफेस पर जब लाइट बाहर निकलती है तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, वापस एयर में जाती है ना वापस, तो यहां पर रे निकलने वाली है अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यहां पर ये बोला गया है ये रे है बच्चों इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे,
और ये वाली जो तीसरी रे है बच्चों, ये है अपनी एमर्जेंट रे। जो एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के होने वाली है पैरेलल। ये पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कमेंट करना है। देखिए हमें पता है जो N1 है यहाँ पर और जो N3 है वो तो सेम ही है, दोनों एयर है। इसका मतलब यहाँ पर N1 और N3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो होगा सेम। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में ही ऐसा दिया गया है जहां पर N1 और N3 बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? आपको पता है एयर से ग्लास में जाती है, फिर ग्लास से दोबारा से एयर में जाती है। इसका मतलब जो पहला मीडियम है, जो लास्ट वाला मीडियम है, वो दोनों सेम है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर सेम होने वाला है, N1 इज इक्वल टू N3। लेकिन बच्चों अगर हम डेंसर मीडियम की बात करते हैं, हमें पता है जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैसा होता है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर जो N2 है तुम्हारा वो डेंसर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ज्यादा विद कंपैरिजन टू N3 भी और N1 भी। अगर बच्चों किसी ऑप्शन में ऐसा दिया होता तो वो भी करेक्ट होता है ना। ये भी बिल्कुल सही बात है और ये भी सही बात है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर बन जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, N1 इज इक्वल टू N3 एंड N3 इज लेस देन N2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on the screen। देखिए जहां भी स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन का मतलब है जो इमेज है वो है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज ऑफ द कैंडल formed by the lens is obtained on the screen। लेंस है तो कौन सी लेंस होगी? लेंस विल बी पक्का कॉन्वेक्स लेंस। is placed on the other side of the lens। The image of the candle flame formed by the lens is obtained on the screen which is placed on the other side of the lens। जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चों बहुत देर से, यहां कहीं होगी स्क्रीन। According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens would be, क्या बोल रहे हैं बच्चों? अगर size of image जो होगा वो 3 times होगा than the size of object, और रियल इन्वर्टेड इमेज है स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा रिलेशन है ना। हाइट ऑफ इमेज इज माइनस। माइनस क्यों लगाया है? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि जो इमेज है वो है आपकी इन्वर्टेड। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा बच्चों? मैग्निफिकेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना यहां पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज है -3h अपॉन h, तो यहां पर h से h हो जाएगा कैंसल। यहां पर जो मैग्निफिकेशन आ जाएगी अपनी वो आ जाएगी -3। तो मैग्निफिकेशन तो आ गई है यहां पर -3। तो यहां पर दो ऑप्शंस में -3 दिया हुआ है, लेकिन बच्चों आपको पता है सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही वो लेंस होती है अपनी जिसमें बन सकती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो यहां पर सबसे ट्रिकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम, और पहले ही हिंट दे चुका है कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है इमेज रियल इन्वर्टेड इमेज है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो यहां पर आप खुद माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हाइट ऑफ इमेज इज -3h, जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, लेकिन इमेज इन्वर्टेड होने की वजह से यहां पर माइनस आया है। तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी? मैग्निफिकेशन विल बी बच्चों यहां पर -3। ठीक है, वैसे भी अगर किसी को हिंट नहीं है, मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में आपको ट्रिक दी है कि जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है नेगेटिव ऋण। रियल इन्वर्टेड इमेज में हमेशा मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। ठीक है, तो सवाल गलत होने से बच सकता है इस छोटी सी ट्रिक से आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखिए जब 2 लेंसेज कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उनकी पावर जो होती है नेट पावर बच्चों उसको लिखते हैं P1 प्लस P2 से। कितनी भी लेंसेज हो सकती है, सबकी पावर ऐड करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जो P नेट होगा वो होगा P1 प्लस P2। तो यहां पर आपको पूरा नेट दिया हुआ है वो हो गया है +1 डायोप्टर। अब आपको आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20 सेंटीमीटर। अगर इनमें से किसी एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है अपनी 20 सेंटीमीटर, तो बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1/5 मीटर्स ये फोकल लेंथ है। अगर ये फोकल लेंथ है तो पावर क्या होगी बच्चों? पावर क्या होती है? पावर इन डायोप्टर होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 1/5। इसका मतलब फाइनली आंसर बन जाने वाला है 5 डायोप्टर। इसका मतलब जो अपनी एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है उसकी पावर है यहां पर
5 डायोप्टर। आपको ये बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंसेज, तो आपको पहले तो पावर सॉल्व करनी पड़ेगी उस लेंस की, दूसरी लेंस की पहले पावर सॉल्व करिए और फिर उसकी फोकल लेंथ सॉल्व करिए। देखिए इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। मान लीजिए हमने P1 सॉल्व कर लिया है, तो P1 आ गया है 5 डायोप्टर, P2 पता नहीं है और 2 नेट है, नेट दिया हुआ है 1। इसका मतलब P2 इज इक्वल टू 1 माइनस 5, मतलब -4 डायोप्टर जो है वो आ गई है पावर 2। ठीक है बच्चों, यहां पर अब इसकी हमें क्या सॉल्व करनी है, इसकी हमें सॉल्व करनी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ जो होगी मैम मीटर्स में वो हो जाएगी हमारी 1/P2। हमें दूसरे वाली लेंस की जो है फोकल लेंथ सॉल्व करनी है मीटर्स में, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा 1/P2 इन डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/-4, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0.25 मीटर्स। अगर इस फोकल लेंथ को बच्चों हमें सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में यही वाली फोकल लेंथ हो जाएगी अपनी 25 सेंटीमीटर, और साथ में आ जाएगा यहां पर माइनस का साइन। ठीक है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सारे के सारे पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है नेट कितना, 1 डायोप्टर, P1 प्लस P2 इज 1। अगर 3 लेंसेज दी होती तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू जो भी दिया होता। अब यहां पर आपको एक लेंस की फोकल लेंथ दी गई है, आप उस फोकल लेंथ से क्या कर सकते हैं, उस फोकल लेंथ को आप उसकी पावर सॉल्व कर लीजिए। उसकी पावर सॉल्व करने के बाद आपको दूसरे लेंस की पावर पता चल जाएगी, उस पावर से आप उसकी फोकल लेंथ सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली भी बच्चों इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा आपके लिए शायद ट्रिकी हो जाए, तो यहाँ पर ये आंसर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपने क्या किया है, पहला स्टेप हमने ये किया है, पहला स्टेप हमें ये गिवन है सबसे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप हमने ये किया है, और तीसरा स्टेप हमने यहां से उस वैल्यू को यहां पर पुट करके आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, when a ray of light passes through a glass prism at it suffers 2 refractions। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे हम ये आई वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ते हैं कि अगर हम एक ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं, जब लाइट इस पे इंसिडेंट करती है इस तरीके से, तो हमें पता है लाइट यहां पर 2 बार बेंड करती है, एक बार ग्लास के अंदर और एक बार बच्चों जब लाइट क्या जाती है, जब लाइट जाती है एयर में दोबारा से। यहां पर क्या है, ये है एयर, ये है अपना ग्लास प्रिज्म, फिर से आ जाती है यहां पर बच्चों एयर। तो यहां पर आपसे ये पूछा गया है, जब कोई रे ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं। ड्यूरिंग दीज रिफ्रैक्शंस द रे बेंड्स, रे किधर बेंड कर रही है, देखिए अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ द केसेस। ये है बेस, दिस इज बेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, दिस इज बेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बारी ही बेस की तरफ ही बेंड कर रही है, टुवर्ड्स द बेस cases, in both cases, towards the base in both the cases। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। दोनों ही केसेस में जब वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है तब भी वो बेस के टुवर्ड्स बेंड कर रही है, और जब वो ग्लास से एयर में जाती है तब भी वो बेस के टुवर्ड्स ही रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। टुवर्ड्स द बेस इन फर्स्ट केस, अवे फ्रॉम द, ये नहीं है, अवे फ्रॉम द बेस इन फर्स्ट केस नो, बट देखो दोनों में ही बेस के टुवर्ड्स आ रही है। ये क्या है, ये है नॉर्मल पहले सरफेस के लिए। तो क्या है नॉर्मल, अगर सीधी जाती तो कैसे जाती, सीधी जाती तो ऐसे जाती बिना रिफ्रैक्शन के, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है बेस की तरफ। यहां पर क्या है, ये दूसरे सरफेस के लिए नॉर्मल है, यहां पर भी अगर सीधी जाती तो कैसे जाती, सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन देखिए यहां भी बेस के टुवर्ड्स ये क्या हुई है बच्चों, बेस के टुवर्ड्स ये बेंड हुई है। इसका मतलब दोनों ही बेंडिंग्स जो हैं वो बेस के टुवर्ड्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना assertion और रीजन वाला क्वेश्चन है। वन labeled as assertion A and other labeled as reason R, select the correct answer to these questions from codes A, B, C and D। A अगर assertion करेक्ट है, रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है बच्चों, ट्रू है दोनों स्टेटमेंट, और जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अपने assertion की, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर A। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आंसर तब बनेगा बच्चों जब दोनों assertion वाला स्टेटमेंट और रीजन वाला स्टेटमेंट अपने दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है assertion को, तो आंसर बनेगा बी। लेकिन अगर बच्चों assertion तो सही है, assertion वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
लेकिन अगर हमारा assertion जो है वही false है लेकिन रीजन अपना true है, वहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लेते हैं, देखिए kerosene having higher refractive index is optically denser than water। आपको यहाँ पर केरोसिन की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में चीज मेंशन्ड है कि नो नीड टू मेमोराइज ऑल द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट मीडिया। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.44 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। तो ये सही स्टेटमेंट है। Although its mass density is less than that of water। हमें पता है जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो मास डेंसिटी तो कम है लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली डेंसिटी है वो ज्यादा है। सही स्टेटमेंट है। द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। बिल्कुल ठीक बात है। एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। लेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का लेंस है यहाँ पर, ये वाला एक्स डैश जो लेंस है यहाँ पर ये कौन सा लेंस है। एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड। ये बतानी है, दो बातें बतानी है कि इमेज कहां बनेगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये बतानी है कि ये कौन सा लेंस है। देखिए हमें पता है ये अपना अगर कोई लेंस है और यहां पर इस पर रे आ रही है, ये कैसी रे है बच्चों, ये है अपनी, एक मिनट लेट मी चूज द कलर, ये है अपनी इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट ये है ए बी और बच्चों यहां पर है ये अपनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो रही है डाइवर्ज, जो अपनी बाहर निकल रही है रे लेंस से वो डाइवर्ज हो रही है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, हमें पता है यहां पर अगर ये है अपना डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस होता है अपना कॉनकेव लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इज कॉनकेव लेंस। और आपसे पूछा गया है, देखिए इमेज कहां बनेगी। इमेज दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ओ डैश और वाई के बीच में, मतलब यहां और यहां के बीच में, इस साइड पर बनेगी, राइट साइड में इमेज बनेगी या फिर लेफ्ट साइड में। ये बता रहा है कि राइट साइड में इमेज बनेगी, ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी। हमें पता है कॉनकेव लेंस के केस में इमेज उसी साइड बनती है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। कॉनकेव तो लेंस है क्योंकि डाइवर्ज हो रही है रेज जो उस पर पड़ रही हैं, और इमेज बनती है बिटवीन ओ एंड वाई, है ना। क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस पॉइंट्स को ध्यान से देखिए कि O वाई कौन है, कभी इसको O डैश सोच लें और इसको O, तो केयरफुली डायग्राम को देख के हमें अपने सारे के सारे आंसर्स यहां कर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हाँ जी, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है बच्चों, -15 सेंटीमीटर, इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है जो इमेज का जो साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज, हाँ जी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों। हमें पता है अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और जो इमेज बनती है वो भी अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इमेज होती है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। इसका मतलब जो डिस्टेंस है यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज का वो हो जाएगा 0। यहां पर सेम पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से इरेक्ट है और जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इन्वर्टेड बनती है, तो सेम पोजीशन पर है दोनों। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर 0, और यहां पर है कौन सी पॉइंट पर है बच्चों, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों और ऑब्जेक्ट को खड़ा किया गया है इस तरीके से वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज
-37.5 सेंटीमीटर एंड इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। अब बच्चों इमेज जो है, इमेज की हाइट दी गई है, इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, इमेज की जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी -2 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें पता है अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पर इमेज स्क्रीन पर बन रही है, देखिए स्क्रीन भी दे दिया है हिंट, स्क्रीन पर कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पर जो इमेज की हाइट है वो हो जाएगी -2 सेंटीमीटर, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाँ जी, जो इमेज बनेगी वो बनेगी 25 सेंटीमीटर टू राइट साइड ऑफ द लेंस। तो ये इंफॉर्मेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली देखिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज मिल रही है स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पर मिलती है रियल और इन्वर्टेड इमेज, इसलिए यहां आ जाएगा -2। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है आपका लेफ्ट साइड पर, इसीलिए है -37.5। और जो इमेज बन रही है वो बन रही है कहां पर बच्चों, वो बन रही है राइट साइड पर, इसलिए यहां पर है +25 सेंटीमीटर। डन। अब आपको बोला गया है नेक्स्ट द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब दूसरी सिचुएशन ये दी गई है, दूसरे केस में ये बोला गया है कि अगर हम उसी सेम ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब फोकल लेंथ वही रहने वाली है, लेंस वही है, सब कुछ वही है, इज प्लेस्ड, अगर उस ऑब्जेक्ट को 37.5 से उठाकर आप 25 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे तो आपको यह बताना है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। ये बातें आपको यहां पर बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इस इंफॉर्मेशन से क्या क्या पता चल रहा है बच्चों। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मैम यहां पर लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला हमें पता है, लेंस फॉर्मूला होता है अपना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए 1/v क्या है, 1/v है अपना 25 सेंटीमीटर माइनस, और यहां पर जो u है वो भी है अपना -37.5 सेंटीमीटर अपॉन 1/f। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया है, यहां पर आ गया है 1/25 प्लस 1/ इतना। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्या यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको वो करते हैं बच्चों, 5 2 10, ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ आ गया अपने पास। अब यहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 75, और यहां पर ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा अपना 2, और यहां पर जो अपनी फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों उसको नेक्स्ट शीट पर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर साइन सब हमारे ठीक होने चाहिए, साइन अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आ गया है अपना 5/75 इज 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी हो गई बच्चों, फोकल लेंथ यहां पर आ जाने वाली है अपनी 75/5। तो यहां पर कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ विल बी 15 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया है सेकंड केस बच्चों। सेकंड केस में आपको जो सॉल्व करना है केस 2, उसमें आपको ये बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हो गई है इतनी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर है। v और आपको h' निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको सॉल्व करनी है। देखिए कैसे करेंगे। फोकल लेंथ यहां भी कितना होगा बच्चों, लेंस सेम है तो फोकल लेंथ विल बी सेम। तो दोबारा से लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोबारा से अगर हम यहां पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर v। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f इज इक्वल्स टू प्लस 1/u हो जाएगा यहाँ पर 1/v। तो 1/v क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/-25। ठीक है बच्चों, यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 75 और ठीक है, तो यहां पर जो v आ जाएगा बच्चों, v आ जाने वाला है अपना ऐसा। तो यहां पर आ जाएगा आंसर v इज इक्वल टू 37.5
सेंटीमीटर प्लस का। तो आंसर हमारा ठीक आ रहा है। यहां पर खास बात यही है बच्चों, हम अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं? आंसर को चेक करने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस में जो स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन होती है वो कहां होती है बच्चों? वो हमेशा होती है राइट साइड पर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। अब आपको दूसरी चीज क्या सॉल्व करनी है? दूसरी चीज जो दूसरे पार्ट में बोला गया है वो आपको सॉल्व करना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, यहां पर लेंस के अंदर क्या होता है फॉर्मूले में? v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर इमेज की हाइट आपको सॉल्व करनी है। आपको ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी गई है? 3। और बच्चों आपका जो v आया है वो कितना है? 37.5 सेंटीमीटर आया है। जो आपका u है वो कितना है बच्चों इस केस में? -25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप इसके बाद यहां पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है हल्की सी बच्चों। तो यहां पर जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है दैट विल बी 37.5 इंटू 3 अपॉन -25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो अपना आंसर आ रहा है बच्चों वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो है अपनी -4.5 सेंटीमीटर। तो क्या हमारा आंसर सही है? आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहां पर प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पर है इमेज, और इस माइनस का मतलब ये है बच्चों जो इमेज है वो है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जो हाइट होती है इमेज की वो हमेशा कैसी आती है? जो हाइट होती है इमेज की वो आती है माइनस में, अगर इमेज होती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या बन रहा है। आंसर जो बन रहा है बच्चों वो बन रहा है v इज +37.5 और जो हाइट ऑफ इमेज बन रही है बच्चों वो बन रही है -4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर आंसर बन जाएगा बच्चों अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रिलेशन r इज इक्वल टू 2f इज वैलिड फॉर कॉन्केव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉन्केव मिरर नहीं बच्चों, दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है। नाइदर फॉर कॉन्केव मिरर नॉर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नहीं बच्चों, फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है अपना वो ट्वाइस होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है फॉर बोथ द मिरर्स, आइदर इट इज अ कॉन्केव मिरर और इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ लेंस हैज पावर 4 डायोप्टर। तो ये कौन सी लेंस होगी बच्चों? हमें पता है जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ही यहां पर अपनी जो पावर होती है वो होती है पॉजिटिव। लेकिन आपको साथ में ही पूछा गया है कि यहां पर फोकल लेंथ कितनी होगी। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? पावर इन डायोप्टर का मतलब होता है फोकल लेंथ इन मीटर्स। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ इन मीटर सॉल्व करना है तो पावर का करना पड़ेगा रेसिप्रोकल 1/4। तो यहां पर जो 1/4 है वो कितना हो जाता है बच्चों? 0.25 मीटर्स। लेकिन यहां पर मीटर्स में दी हुई है। ठीक है, मजे ही आ गए हमारे। अगर सेंटीमीटर्स में निकालनी होती बच्चों क्या हो जाता? 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहां पर आंसर डायरेक्ट हो गया बच्चों। यहां पर आंसर बन जाएगा अपना जो लेंस है, क्योंकि प्लस में दी हुई है पावर, पावर भी प्लस में होती है और फोकल लेंथ भी प्लस में होती है। किसकी बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस की। और यहां पर आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है अपनी 0.25 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज। हमें पता है बच्चों, कितना आसान सा क्वेश्चन। देखिए हमें पता है कॉन्केव लेंस में हमेशा डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है, बट ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही साइड पर बनने वाली है इमेज, ये फर्क है बस, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो आंसर विल बी बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉन्केव लेंस हो चाहे अपना उधर कॉन्वेक्स मिरर हो, है ना, दोनों में डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज होती है, बट वहां पर होती है बिहाइंड द मिरर और यहां पर कॉन्केव लेंस के केस में होती है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड। बच्चों पहला ही आंसर करेक्ट है। सोलर कुकर के केस में कॉन्केव मिरर को यूज किया जाता है ताकि सारी की सारी जो सन से आने वाली पैरेलल रेज है वो कॉन्केव मिरर के ऊपर पड़े, जो कि लिड होता है। बेसिकली सोलर कुकर का जो लिड होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, उस पर अगर सारी की सारी इस तरीके से सन रेज पड़ती है पैरेलल रेज,
और वो सारी की सारी कन्वर्ज हो जाती हैं बच्चों एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रखा होता है हमने यूटेंसिल, जिस यूटेंसिल में हमें बनाना है खाना, से फॉर एग्जांपल सोलर कुकर, ठीक है, और सारी की सारी हीट वहीं पर कन्वर्ज होकर क्या करती है, उस फूड को कुक करती है। रियर व्यू मिरर जो होता है बच्चों हमें पता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। इन व्यूइंग फुल इमेज ऑफ द, हमें पता है कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही वो मिरर है जो हमें पूरी की पूरी इमेज दिखा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डन। तो यहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, वो है अपना सोलर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन का क्या मतलब है बच्चों, स्क्रीन का मतलब है जो इमेज बनेगी वो बन जाने वाली है अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ ए बी फॉर हिम एंड हर टू बी सक्सेसफुल। ओके, उसको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और उसको चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड, और यहां पर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए बच्चों देखिए, यहां पर C1 पर ऑब्जेक्ट है, हमें पता है यहां पर इमेज कभी भी मैग्नीफाइड नहीं मिलेगी। यहां पर जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी 2F2 पर, मतलब C2 पर, और वो इमेज होगी अपनी सेम साइज की, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इमेज चाहिए मैग्नीफाइड। यहां पर बच्चों जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना बियॉन्ड C1। बियॉन्ड C1 वाली जो इमेज होती है बच्चों कहां बनती है, बियॉन्ड C1 वाली जो इमेज बनती है वो बनती है अपनी बिटवीन F2 एंड 2F2। और ये कैसी होती है, ये तो छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है, ये एनलार्ज नहीं होती, मैग्नीफाइड नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बिटवीन 2F1 एंड F1। यहां पर हमें पता है जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहां बच्चों, वो बनती है बियॉन्ड 2F2 या फिर बियॉन्ड C2, और ये कैसी होती है बच्चों, ये होती है मैग्नीफाइड। तो यहां पर ये हो जाएगा बच्चों अपना करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी यहां पर ऑप्शन नंबर सी। एक बार लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है प्रिंसिपल फोकस F1, तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी यहां पर इंफिनिटी पर, लेकिन इंफिनिटी पर कहां स्क्रीन लेकर जाएंगे, तो बेटर है, दिस इज द बेटर आंसर, ठीक है। तो यहां पर इमेज बनती है इंफिनिटी पर, तो बनती तो यहां पर भी एनलार्ज है लेकिन बहुत दूर बनती है ना, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। यहां पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर अपना सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। बच्चों क्या लग रहा है, देखिए यहां पर अंदर कोई ऑप्टिकल डिवाइस होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर होगा अपना कॉनकेव लेंस। क्यों बच्चों, कॉनकेव लेंस पर जितनी भी लाइट रेज पड़ती हैं, हमें पता है पैरेलल लाइट रेज जब भी आकर कॉनकेव लेंस को स्ट्राइक करती हैं तो ये सारी की सारी जो अपनी रेज हैं बच्चों, ये क्या कर देता है, सारी की सारी रेज को, ये सारी की सारी रेज को कर देता है डाइवर्ज। जितनी भी लाइट रेज इस पर पड़ती हैं सारी की सारी लाइट रेज क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर ही जो है बच्चों वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहां पर हो रहा है डाइवर्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। देखिए हाँ जी कॉनकेव मिरर है बच्चों, और कॉनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है बच्चों बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, नहीं ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, सॉरी सर, यहां पर OA जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहां पर उसको रखा गया ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो हमें पता है यहां पर कैसी इमेज मिलने वाली है, यहां पर मिलने वाली है हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज मिलती है बच्चों, यहां पर मिलती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। यहां पर कैसी इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए अगर वर्चुअल इरेक्ट की बात करते हैं, वर्चुअल इरेक्ट में हमें पता है मैग्निफिकेशन होती है अपनी पॉजिटिव, और वैल्यू क्या होगी बच्चों, वैल्यू जो है वो होने वाली है ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन वो हमेशा बनती है डिमिनिश्ड, इसलिए वहां पर मैग्निफिकेशन होती है लेस देन 1। तो यहां पर बच्चों जो आंसर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। साइन जो होगा मैग्निफिकेशन का वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और जो मिरर है वो अपना कॉनकेव मिरर है, और वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1 ही होगी क्योंकि इमेज इज एनलार्ज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन
if A, B, C are three different transparent media, then which among the following option are true for the given diagram? बच्चों यहां पर हमें तीन मीडियम दिए गए हैं A, B एंड C, और यहां पर ये इंसिडेंट रे जो है ये स्ट्राइक करती है पहले सरफेस के ऊपर, ये है अपना पहला इंटरफेस यहां पर, और ये है बच्चों अपना दूसरा इंटरफेस। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये लाइट रे एंटर करती है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये फिर से बाहर निकलती है एज अ एमर्जेंट रे। तो यहां पर हमें पता है ये वाला जो एंगल होगा एंगल आई, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात नहीं करी गई, लेकिन हमें दिख रहा है कि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ है, तो यहां पर एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा होगा। यहां पर अगर हम इस और इस एंगल की बात करते हैं बच्चों, ये दोनों बराबर होंगे, हमें पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो इस टाइप के एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों इस वाले एंगल की, ये एंगल जो है वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में होने वाला है बड़ा, क्योंकि यहां पर जो रे है वो गई है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों वो ठीक लग रहा है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट लग रहा है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज सन रेज एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर्स, हमें पता है ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी लेंस का जहां पर लेंस कन्वर्ज कर रही है, कोई लेंस कन्वर्जिंग है तो वो जो कौन सी लेंस होगी, वो होगी अपनी कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब जहां पर कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है वो हो जाएगा उसका फोकल लेंथ। ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस, लेंस और उस पॉइंट जिस पॉइंट पर लेंस कन्वर्ज हो रही है उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहने वाले हैं फोकल लेंथ, अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, द पावर ऑफ दिस लेंस इज, आपसे पावर के बारे में पूछा गया है, पावर क्या होगा बच्चों, पावर इन डायोप्टर विल बी फोकल लेंथ इन मीटर्स, और फोकल लेंथ इन मीटर्स क्या हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ इन मीटर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/5 मीटर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आप इस तरीके से अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं, फोकल लेंथ इन मीटर्स को पुट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ये, और अगर हम इसको यहां पर और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो यहां पर जो हमारी पावर है बच्चों, पावर कितनी आ गई है, पावर यहां पर आ गई है अपनी 5 डायोप्टर। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों देखने के लिए कि यहां पर प्लस होगी पावर या माइनस होगी। हमें पता है जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ भी प्लस होती है, और इस केस में जो पावर है वो भी हो जाने वाली है अपनी प्लस। तो आंसर यहां पर बन जाएगा बच्चों पावर के केस में +5 डायोप्टर, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर्स। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है बच्चों, जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो होता है अपना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है -30 सेंटीमीटर्स। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज। हाँ जी, वर्चुअल इमेज कहां मिलने वाली है, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज कब मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कन्वर्जिंग मिरर के केस में तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड बच्चों पोल। ठीक है, इस केस में हमें कॉनकेव मिरर में मिलती है अपनी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसका मतलब यहां पर आंसर बन जाएगा, अगर 30 सेंटीमीटर है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बच्चों फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी अपनी r/2। r/2 का मतलब है बच्चों 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को 0 से 15 के बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा। इंफिनिटी 30 सेंटीमीटर, बिटवीन 15 एंड 30, नो, आंसर विल बी दिस वन बच्चों, बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर। हमें पता है ये है अपना कॉनकेव मिरर, ये है अपना पोल बच्चों, ये है अपना प्रिंसिपल फोकस, ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ये डिस्टेंस है हमारा 30, तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया है 15, और यही डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां 0 से लेकर 15 के बीच में कहीं रखते हैं तो हमें मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस जो होती है वो होती है अपनी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर्म्स 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी इमेज बनाती है जो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है। बच्चों हिंट दिया हुआ है ऑन द स्क्रीन, एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं गलत होने के। स्क्रीन का मतलब है इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए यहां पर लगाना पड़ेगा माइनस का साइन बच्चों। जो हाइट ऑफ इमेज है वो होती है कितनी, -3h। ठीक है,
फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है अपना पॉजिटिव। देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंसेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस निकालना है आपको, यू सॉल्व करना है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन यहां पर हो जाएगा बच्चों अपना -3, और -3 जो है अगर लेंस की बात करते हैं, लेंस के केस में किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है v/u के। इसका मतलब यहां पर जो अपना v है वो आ जाएगा -3u, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है बच्चों, जैसा क्वेश्चन हम अभी पीछे करके आए हैं। इसका मतलब यहां पर अगर हम दोबारा से लेंस फॉर्मूला यूज कर लें, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अगर लेंस फॉर्मूला को यूज कर लें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है अपना 1/v - 1/u = 1/f। वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 1/v जो है वो है -1/u, ये है यहां पर -u, और यहां पर हो जाएगा 1/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर बराबर करना है, यहां पर डिनोमिनेटर को इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर आ जाएगा वो आ जाएगा 3u, यहां पर आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा अपना -3, और ये हो जाएगा 1/30। ठीक है, तो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, -4/3u/30। ठीक है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हो जाएगा अपना 30 इंटू -4/3। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर इधर लिख देती हूं, आंसर विल कम आउट टू बी -40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो यहां पर आंसर ये आ गया है। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं इसको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों ये होती है जब आपको दिया होता है कि कोई इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, और वो कैसी है, वो है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी उसमें आपको माइनस लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि जो इमेज होती है वो रियल इन्वर्टेड कब होगी, जब यहां पर क्या करना पड़ेगा, हाइट में हमें लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से हमने यहां पर v सॉल्व कर लिया है इन टर्म्स ऑफ u, और फिर हमने लेंस फॉर्मूला लगाकर क्या किया है, v की वैल्यू को पुट कर दिया है लेंस फॉर्मूला के अंदर इन टर्म्स ऑफ u, और फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया है बच्चों, u = -40 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन बिलो। आपको पता है क्या क्या, आपको पता है, पहले आप ये बताइए, ये है आपको, एक सेकेंड, दिस इज योर कॉन्केव मिरर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है एट सी। तो एट सी के बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एट सी के बारे में हमें ये बातें पता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जो इमेज बनेगी वो भी एट सी बनेगी, जो इमेज बनेगी वो बनेगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इमेज का साइज होता है वो भी होता है सेम साइज। इतनी बातें हमें पता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या गलत हो सकता है। इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, ये गलत है बच्चों, ये गलत हो गया है। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द डबल द फोकल लेंथ, ये हमें पता है। जो सी होता है वो क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ का डबल होता है। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये बिल्कुल ठीक बात है। इमेज इज इन्वर्टेड, ये भी ठीक है। इसका मतलब गलत हो गया है ये, जो इमेज होती है बच्चों वो सेम साइज की होती है, ना कि एनलार्ज। अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर कहां रखा गया है, अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर, और ये है प्रिंसिपल फोकस एफ, और यहां क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा अपना पोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, in the diagram shown below n1 n2 and n3 are refractive indices of media 1 2 and 3 respectively, which one of the following is true in this case, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। ये n1 n2 and n3 के बारे में दिया गया है। देखिए बच्चों यहां पर पढ़ लेते हैं इसको एक बार। हमें पता है जब रे n1 से या फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रही है। इसका मतलब ये वाला जो मीडियम होगा ये होगा रेयरर, और ये मीडियम होगा डेंसर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमने दोनों को स्टडी कर लिया है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये वाला रेयरर है, ये वाला डेंसर है। इसका मतलब यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होगा कम, और 2 वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होगा ज्यादा। अब बच्चों अगर हम सेकंड और थर्ड मीडियम को कंपेयर करते हैं तो यहां पर जो रे है वो और ज्यादा बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर किया, अगर सेकंड और थर्ड मीडियम को कंपेयर करते हैं तो मैम ये हो गया है डेंसर, और ये इसके कंपैरिजन में हो गया है रेयरर। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये हो जाने वाला है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा सबसे ज्यादा।
है ना। डेंसर मीडियम जो होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो रिलेशन है जो बिल्कुल ही ठीक बता रहा है। n1 इज इक्वल टू n2 बिल्कुल नहीं होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2 ये भी नहीं होगा बच्चों, n2 इज ग्रेटर देन n3 ये भी नहीं होगा बच्चों, n3 इज ग्रेटर देन n1 ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमें कंपेयर करके देखना है कि किसमें बेंडिंग ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर अगर केयरफुली डायग्राम को देखा जाए, ये जो एंगल है ये बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इसका मतलब रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। इसका मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो रे और बहुत ज्यादा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। इसका मतलब ये हो गया है रेयर सेकंड केस में, और ये हो गया है डेंसर। तो यहाँ पर आपको दोनों सरफेसेस की स्टडी करनी है, एक बार जब रे फर्स्ट से सेकंड मीडियम में आती है और एक बार जब रे सेकंड से थर्ड में आती है, दोनों को स्टडी करके आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A is 1.5 and refractive index of medium B is 1.33. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी दिया होता है बच्चों किसी मीडियम का, वो होता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपको ये बोला गया है जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सी की वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁻⁸ होती है। आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी, दोनों मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट को सॉल्व करना है। देखिए हमें पता है जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मैम, ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की जो रिलेशन होती है मैम वो होती है रिवर्स, स्पीड ऑफ लाइट इन ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी 1.33, और ये रिलेशन हो जाएगी बच्चों कैसी, रिवर्स। स्पीड के साथ कैसा रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिवर्स। तो यहां पर अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को ले लेंगे ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी ले लेंगे नीचे। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इट्स वेरी इजी। स्पीड ऑफ लाइट इसको कंसीडर कर लेते हैं हम, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए विल बी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अपनी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही मीडियम बी की अगर बात करें, मीडियम बी में हो जाएगी बच्चों 3 × 10⁸ अपॉन 1.33, और यहां पर आंसर जो आ जाने वाला है वो आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बन जाने वाला है वो बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख के भी करें तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर बन गया आपका। ठीक है, डन। चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ बच्चों कितना 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर होता है अपना यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर जो फोकल लेंथ दी गई है बच्चों, फोकल लेंथ अपनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोकल लेंथ जो होगी वो होगी अपनी प्लस। क्यों बच्चों, फोकल लेंथ इसलिए प्लस होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस जो है वो दोनों ही बिहाइंड पर लाई करते हैं, पीछे लाई करते हैं। ये है अपना पोल, तो यहाँ पर पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है फोकल लेंथ, और वो होगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ इमेज सॉल्व करना है। हाइट ऑफ इमेज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें चाहिए यहाँ पर v। तो v कैसे सॉल्व कर सकते हैं, v हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको हम साइन के साथ लिख लेंगे और फिर हम मिरर फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करके सारी की सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर अपना आंसर सॉल्व कर देंगे। देखिए 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v जो है वो हो जाएगा अपना 1/30। इस तरीके से यहां पर कॉमन लेने के लिए यहां पर भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ जाएगा अपना कॉमन, ये हो जाएगा 3 + 1। तो यहां पर जो v की वैल्यू है बच्चों, v की वैल्यू अपनी आ गई है 30/4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हम इसी को यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमें सॉल्व करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर माइनस और v की वैल्यू कितनी आई है, v अपना निकल के आया है बच्चों 30/4, ठीक है, और u कितना है बच्चों, u है अपना -30। तो यहाँ पर -30 से -30 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज निकल कर आई है वो निकल कर आई है बच्चों अपनी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, केयरफुली चेक करना है, क्या ऐसा आंसर आ सकता है बच्चों, आ सकता है। आपको पता है हाइट ऑफ इमेज प्लस में होने का मतलब होता है जो इमेज है वो है अपनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है ना, डाइवर्जिंग मिरर की, डाइवर्जिंग मिरर में हमेशा जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर बच्चों ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पर जो अपना v है वो भी प्लस में आया है, ये बिल्कुल सही बात है। प्लस का मतलब है जो इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब अगर आपको टेबल और वो सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए